दोस्तों नमस्कार। चाहे वो शरद पवार की एनसीपी हो या शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की हो उसी का जिक्र क्यों ना हो, चाहे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी क्यों ना हो, चाहे आरजेडी यानी तेजस्वी यादव की पार्टी ही क्यों ना हो, और तो और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का जिक्र कर लीजिए या फिर टीआरएस से बीआरएस बनी चंद्रशेखर राव की पार्टी का जिक्र कर लीजिए। इस देश के भीतर में किसी भी छत्रप का जिक्र आप कर सकते हैं। कश्मीर तक जा सकते हैं, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र भी कर सकते हैं और आम आदमी पार्टी का जिक्र यानी केजरीवाल की पार्टी का भी जिक्र कर सकते हैं। सीबीआई और ईडी के दायरे में हर कोई है। सवाल यह नहीं अपराध किसने किया, सवाल यह है कि आने वाले वक्त में इनकी राजनीति चलेगी कैसे। क्योंकि जो गिरफ्तारी है, जो पूछताछ है, जिनको दायरे में लिया जा रहा है, वो सब दरअसल उस फाइनेंस से जुड़े हुए हैं जो भारत की राजनीति में इन छत्रपों के साथ पूंजी चलती है। और जब पैसे को ही सीबीआई और ईडी पकड़ रही है तो ऐसे में आने वाले वक्त में कौन सी राजनीति छत्रप किस तरीके से कर पाएंगे, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो क्या वाकई बीजेपी विपक्ष को खत्म करने निकल पड़ी है, या फिर इन तमाम परिस्थितियों के बीच आज जिक्र कांग्रेस का होना चाहिए। कांग्रेस के ऊपर भी नकेल कसी गई, कांग्रेस के नेताओं को भी पकड़ा गया। चाहे जिक्र आप कर्नाटक के डी शिव कुमार का कर लीजिए या फिर ईडी की फहरिस्त में अशोक गहलोत के भाई का ही जिक्र क्यों ना हो, अशोक चौहान जो महाराष्ट्र के नेता हैं उनका ही जिक्र क्यों ना हो, चाहे फिर हुड्डा का जिक्र ही क्यों ना हो। एक लंबी फहरिस्त कांग्रेस के नेताओं की भी है। लेकिन सवाल पहली बार 2024 के उस चुनाव का है जो शायद भारत के राजनीतिक व्यवस्था तले और राजनीतिक इतिहास के दायरे में आजादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण चुनाव हो चला है। महत्वपूर्ण चुनाव तो लोकतंत्र के मद्देनजर 1977 में भी हुआ था, लेकिन उस वक्त जनता आंदोलन पर थी और विपक्ष एकजुट होने लगा था। सभी ने अपनी पार्टियां छोड़ी थी और एक नाम धारण कर लिया था। मौजूदा वक्त में उस जनता पार्टी सरीखा वक्त नजर नहीं आता है, कोई जेपी नजर नहीं आता है, कोई जनता के भीतर का आंदोलन नजर नहीं आता है। तो आज राजनीति का जिक्र पार्टियों के आश्रय ही किया जाए। क्या वाकई छत्रपों की राजनीति पूंजी के आश्रय चलती है और उस पर अगर नकेल कसी जा चुकी है तो वो 2024 में लड़खड़ाने लगेंगे। अब यहां पर सवाल कांग्रेस का आता है। क्या कांग्रेस के लिए यह कोई गोल्डन चांस है? अगर पश्चिम से पूरब की दिशा में राहुल गांधी एक बार फिर पदयात्रा के लिए निकल जाते हैं तो क्या होगा? पहले दौर में जब वो पदयात्रा कर रहे थे तो ध्यान दीजिए केरल से कश्मीर तक की कौन सी परिस्थितियां बनी, और कर्नाटक के भीतर आज जब सर्वे किया जा रहा है तो इस बात का खुले तौर पर जिक्र क्यों होने लगा है कि कांग्रेस चुनाव जीत सकती है। मध्य प्रदेश को लेकर राहुल गांधी खुले तौर पर कहने से क्यों नहीं चूकते हैं, हमने धड़कनें पढ़ी है वहां की, और अंडर करंट इतना ज्यादा है कि कांग्रेस जीतेगी ही। और ध्यान दीजिए आने वाले वक्त में कर्नाटक में भी चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने हैं और उसके साथ तेलंगाना में भी चुनाव होना है। और वहां की धड़कनों को लेकर जिस तरीके से बीआरएस और कांग्रेस टकरा रही है, और खुले तौर पर राहुल गांधी ने बीआरएस को बीजेपी के नुमाइंदे के तौर पर देखा या सहयोगी के तौर पर देखा, उसने 36 का आंकड़ा दोनों की राजनीति के बीच लाकर खड़ा कर दिया। चाहे वहां के मुख्यमंत्री की बेटी कविता इस वक्त ईडी के दायरे में ही क्यों नहीं आ चुकी हो। तो क्या कांग्रेस जिस राग को लेकर केरल से निकली, अकेले चलने का राग, अब वो राग शायद एक मौके में तब्दील हो रहा है। क्योंकि ध्यान दीजिए जो परिस्थिति 2014 और 2019 में बनी, कांग्रेस सबसे कमजोर होकर निकली, लेकिन दूसरी तरफ छत्रपों ने, कुछ छत्रपों ने अपने गढ़ बचाए। उस बचे हुए गढ़ों के दायरे में वहां पर एक वक्त कांग्रेस ही चुनाव लड़ती थी। और अगर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आकर खड़ी हो जाए और कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ना रहे तो लाभ, सबसे बड़ा लाभ बीजेपी को होता है, यानी मोदी के चेहरे को होता है। यह 2019 के चुनाव ने खुले तौर पर दिखला दिया। हमें लगता है कि आज उन पन्नों को खोलने की जरूरत है जहां पर
अगर कांग्रेस एक दूसरी पदयात्रा यानी 2.0 की शुरुआत करती है जो महाराष्ट्र से निकलेगी और चलती चली जाएगी पूर्वी राज्यों की तरफ, और इस बीच में महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश भी आएगा, बिहार भी आएगा, झारखंड भी आएगा, बंगाल भी आएगा, असम भी आएगा, छत्तीसगढ़ भी आएगा, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स भी आएंगे। वे कौन सी स्थितियां बनेंगी, क्योंकि इस देश के भीतर उठते हुए मुद्दों पर इस देश में सीबीआई और ईडी के कार्य पद्धति ने दरअसल विराम लगा दिया है। विपक्ष भी बोलने की स्थिति में नहीं है, हर कोई अपने अपने दायरे में फंसा हुआ है। और विपक्ष का मतलब अगर इस देश के भीतर छत्रपों की संख्या देखी जाए तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि असल विपक्ष के तौर पर छत्रपों की मौजूदगी ही महत्वपूर्ण है। यह अलग मसला है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर है, लेकिन अगर उससे हटकर तमाम छत्रपों को मिला दीजिएगा तो उनकी सीटों की संख्या कांग्रेस से ज्यादा हो जाएगी। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर छत्रप खत्म हो रहे हैं और छत्रपों को खत्म करने की इस सीबीआई ईडी की प्रक्रिया ने थाम लिया है तो इसका लाभ किसे मिलेगा? क्या समूचा लाभ बीजेपी के पास आ जाएगा, या फिर जिस 50 के आंकड़े के इर्द गिर्द कांग्रेस रेंग रही है वह एक झटके में 100 से 150 के बीच पहुंच जाएगा? हमें लगता है कि आज इन पन्नों को इसलिए खोलिए क्योंकि कोई भी आप नाम ले लीजिए, चंद दिनों पहले सीबीआई ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के सबसे करीबी जोगेंद्र सिंह यादव, जो कि एटा जनपद के कद्दावर नेता और बहुत करीबी, उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया। जो मुशर्रफ नाम के शख्स हैं, जो 1-2 बार नहीं बल्कि 5 बार कोल्हापुर के कांगल से चुनाव जीते हैं, विधायक हैं, शरद पवार के बेहद करीब हैं, उनको अप्पा साहेब नालाभाई शुगर कोऑपरेटिव फैक्ट्री के मामले में गिरफ्त में ले लिया गया। अनिल परब जो उद्धव ठाकरे के करीबी हैं और अनिल परब के जो सहयोगी कारोबारी हैं, वह सदानंद कदम, उनको भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। यानी इस दायरे में देखिए कोई बच नहीं पा रहा है, चाहे पश्चिम का जिक्र कीजिए चाहे पूरब का जिक्र कीजिए, अगर वह छत्रप के तौर पर उसकी मौजूदगी है। और यहीं से वो सवाल खड़ा होता है कि क्या जिस दिशा में अगर राहुल गांधी पदयात्रा को निकालते हैं तो जो धड़कनें उनको पहले चरण में नजर आई, दूसरे चरण में क्या वो व्यापक हो जाएगी? क्योंकि गरीबी, मुफलिसी, बेरोजगारी और तमाम परिस्थितियों में जो हालात उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, उड़ीसा के हैं, बंगाल के हैं, असम के हैं, इस पूरी पट्टी के भीतर जो परिस्थिति बीजेपी के आर्थिक नीतियों की वजह से हुई है और दूसरी तरफ राजनीति के ढहने से हुई है, उन परिस्थितियों में कांग्रेस क्या दोबारा खड़ी हो सकती है, या बीजेपी गिराएगी छत्रपों को और लाभ कांग्रेस को मिल जाएगा? तमाम बातों का जिक्र होने से पहले एक जिक्र, लाल कृष्ण आडवाणी जब 2009 में चुनाव हार गए तो 2010 में वो हरियाणा में एक जगह उन्होंने खुले तौर पर रैली में कहा, तमाम पार्टियों की क्या जरूरत है, 2 ही पार्टी होनी चाहिए। और उसका बड़ा ही विरोध हुआ और कांग्रेस तक ने विरोध किया। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस खामोश है, लेकिन बीजेपी भविष्य की परिस्थितियों को देख रही है, क्योंकि तमाम चीजों पर चलते हुए 2 सवाल उसके कहीं ना कहीं गले की फांस बने हुए हैं। एक है जातीय समीकरण। नरेंद्र मोदी ने ओबीसी के जरिए तमाम सोशल इंजीनियरिंग तो कर ली, लेकिन आने वाले वक्त में जातीय जनगणना के बाद उनके लिए मुश्किल स्थिति आएगी, यह वो समझ रहे हैं। और छत्रपों की तादाद उत्तर प्रदेश और बिहार में मंडल के जरिए निकली और उस वक्त कमंडल आया तो कांग्रेस का सफाया हो गया। मंडल कमंडल की राजनीति में कोई दूसरा नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी या बीएसपी या आरजेडी या जनता दल यूनाइटेड, इन 2 राज्यों में कमंडल के सामने आकर खड़े थे, जहां एक तरफ बीजेपी यानी कमंडल और मंडल का मतलब इन जातीय समीकरणों से निकले हुए राजनीतिक दल थे, और उसमें मुस्लिम साथ खड़े हो गए कमंडल का विरोध करते हुए मंडल से निकली हुई पार्टियों में, और राजनीति एक झटके में आकर पलट गई। लेकिन जिस जातीय समीकरण के आश्रय खेल उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने साथ लेकर बीजेपी ने किया, उसमें बड़ी मुश्किल यह थी कि अब अगर उसमें से जरा भी आंच आती है तो बीजेपी की मुश्किल बड़ी अब इसलिए होगी, नीतीश और
तेजस्वी एक साथ खड़े हैं, लेकिन फिर सवाल वही, छापे कहां पड़ रहे हैं, बोलने से कौन कतरा रहा है, आने वाले वक्त में कौन सी स्थिति होगी, और इस पूरी दौड़ में कांग्रेस खामोश क्यों है, वो कहीं नजर आती क्यों नहीं है। पहला पाठ, इस देश के भीतर में 100 सीट खुले तौर पर ऐसी है जहां पर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि कांग्रेस है और बीजेपी है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बाकी देश के तमाम राज्यों में कहीं ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जो रीजनल फोर्स के तौर पर है उसकी मौजूदगी है, लेकिन इन 6 राज्यों में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी है, और यहां की कुल 100 सीटों में से कांग्रेस ने सिर्फ 3 सीट जीती है। 97 सीट बीजेपी के कब्जे में है, और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस जिस परिस्थिति में है उसमें कांग्रेस को मात देना उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। यह अलग मसला है कि अब जब पदयात्रा के बाद जिस कर्नाटक और मध्य प्रदेश में चुनाव होना है उसके रिजल्ट का इंतजार करना होगा, उस चुनाव का इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले की परिस्थिति बहुत साफ है, जहां बीजेपी कांग्रेस टकराई, कांग्रेस का सुपड़ा साफ और उसकी मौजूदगी धीरे धीरे गायब हो गई। अगला सवाल है, इस देश के भीतर में जो छत्रप हैं उनके दायरे में तकरीबन 275 सीट आती है, जिसमें हमने तमिलनाडु को नहीं जोड़ा है, जिसमें हमने आंध्र प्रदेश को नहीं जोड़ा है, जिसमें हमने केरल को नहीं जोड़ा है। इसके दायरे में ध्यान दीजिए तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पंजाब, 275 सीटों में से यहां पर बीजेपी 153 सीट जीत पाई, लेकिन छत्रपों ने यहां पर 108 सीटें जीती हैं। इस 108 सीटों में सबसे बड़ी ताकत के तौर पर ममता बनर्जी की मौजूदगी है, उड़ीसा में नवीन पटनायक की मौजूदगी है, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की मौजूदगी है, और नई परिस्थिति में पता नहीं उद्धव ठाकरे और एनसीपी किस तरीके का कमाल करें, लेकिन उस वक्त तो साथ मिलकर लड़े थे तो उसका लाभ छत्रप को मिला, और बिहार में भी कमोवेश यही स्थिति थी, जेडीयू साथ मिलकर लड़ी थी बीजेपी की तो उसका लाभ मिला, लेकिन सब अलग अलग। तब क्या होगा, इसका लाभ कांग्रेस को मिल सकता है, और कांग्रेस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ध्यान दीजिए इस पूरी पट्टी में आंदोलन खत्म हो चले हैं। आंदोलन पदयात्रा के जरिए जब चलता है तो उसको माना गया कि मूवेबल आंदोलन था। इससे पहले किसानों का आंदोलन देखा गया जो एक जगह आकर रुक गया, जिसको शरीक होना है वो देश के दूसरे हिस्से से आए और इस आंदोलन में शामिल हो जाए। लेकिन राहुल गांधी ने जो चलते हुए आंदोलन की शक्ल में पदयात्रा शुरू की, उसका मैसेज यह था कि हम हर दरवाजे के पास से गुजर रहे हैं, अपने मुश्किल हालातों के साथ हमारे लिए खड़े हो जाइए और हम आपके साथ खड़े हैं। यह मैसेज तो दिया गया, लेकिन अभी इसका परिणाम नजर नहीं आया है। परिणाम कब किस रूप में नजर आए, लेकिन जैसे ही पदयात्रा पश्चिम से पूरब की दिशा में निकलती है, पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश के भीतर अखिलेश यादव और मायावती की कमजोरी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में खुलकर उभर कर आ गई। वो बिल्कुल साइलेंट हो गई और उनके वोट छितरा गए, बट गए, कभी उधर कोई इधर कोई उधर, इस दिशा में चलते चले गए। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव, जिसके साथ पूरी ताकत के साथ माइनॉरिटीज यानी मुस्लिम आकर जुड़ गए, लेकिन सत्ता उन्हें नहीं मिल पाई। वहीं ध्यान दीजिए दूसरी तरफ इससे सटे हुए बिहार की तरफ, आरजेडी में तेजस्वी यादव जिस ताकत और जिस तेवर के साथ लड़ रहे थे वो अपने आप में एक अजूबा था। उतनी ताकत और तेवर के साथ अखिलेश यादव भी नहीं लड़ पाए उत्तर प्रदेश में, जो तेजस्वी ने कमाल किया था। वो उस बॉर्डर तक पहुंच गए जहां पर उनकी ताकत इस बात का एहसास करा रही थी कि उनसे कहीं छोटी मोटी चूक हुई जरूर है, जिस वजह से वह चूक गए सत्ता में आने से। लेकिन नया सवाल यह है कि अब तो आगे की बात है, 2024 की बात है। जिस पर घेरा जा रहा है, जिसकी घेराबंदी है, वो सभी फाइनेंसर है इन पॉलिटिकल पार्टीज के, और सत्ता में रहते हुए इसका लाभ इन पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए इन फाइनेंसर को हुआ है, और चुनाव के वक्त यही रिटर्न करते हैं। नकेल उस पर ही कसी जा रही है।
सवाल यह नहीं कि आरजेडी के करीबी का एक बिल्डर जो कभी विधायक भी था उसको दायरे में ले लिया। सवाल यह है कितना पैसा उसके जरिए जो आ सकता था अब उस पर रोक लग जाएगी। सवाल यह भी नहीं है कि शरद पवार के कौन करीबी और उद्धव के कौन करीबी, वो रणनीति बनाते थे या पैसा देते थे। सवाल उसके आगे का है।